हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आई होप आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे करी और कौन किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर करा सेल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें सेल के नंबर्स भी अलग रहते हैं, शेप भी अलग अलग रहती है और साइज़ भी अलग अलग रहता है। सेल की शेप क्या है और साइज़ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वट इज सेल। बेटा सेल होता क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर, मतलब कि जिससे ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ना, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनी है। और फंक्शन मतलब जो भी बॉडी में फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल की हेल्प से होता है। इसलिए स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, कुछ भी है लिविंग थिंग, वो क्या है, किससे बना है, सेल से। विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि बॉडी को बिल्ड करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक है जो सेल है। जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बनती है, किससे बनती है, ब्रिक्स से बनती है ना। 1 बाय 1 ब्रिक्स रख के कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही जो सेल है आपस में मिलके क्या बनाते हैं। ये देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है। सेल है सबसे पहले, सेल सेल ने मिलके क्या बनाया बेटा, ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। टिश्यू ने मिलके क्या बनाया बेटा, ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, है ना। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है किसी ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। और हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन। ये सारे काम जो भी हमारे सिस्टम में फंक्शन होते हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम करते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। किससे बनते हैं बेटा ये ऑर्गन, सेल से। मल्टीपल सेल्स फॉर्म टिश्यू। मल्टीपल सेल्स मतलब नंबर ऑफ सेल्स, कई सिंगल सेल्स मल्टीपल हुए, मल्टीपल होके क्या बना दिया उन्होंने, टिश्यू बना दिया। मल्टीपल टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। मल्टीपल टिश्यू जब हुए तो क्या बन गया, ऑर्गन। मल्टीपल ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड देन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। उसके अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। बेटा सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की किसने, रॉबर्ट हुक थे 1655 में। उन्होंने ऑब्जर्व करा स्लाइस कॉर्क अंडर है सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तब तो माइक्रोस्कोप बेटा इतनी डेवलप थी नहीं, माइक्रोस्कोप इतनी, जैसे अब कोई भी चीज़ है हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट पहले टाइम में माइक्रोस्कोप नहीं थी। तो क्या था, उनके पास सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी। उस पर उन्होंने ऑब्जर्व करा स्लाइस ऑफ कॉर्क। बेटा कॉर्क क्या होती है, इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। ट्री के बार्क का एक पार्ट होता है। जैसे देखा होगा आपने लेबोरेटरी में कई बोटल्स में ना लकड़ी का ढक्कन लगा रहता है, वो क्या होता है, कॉर्क रहती है। उन्होंने क्या करा, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क की छोटी बिल्कुल पतली सी स्लाइस ली और उसको ऑब्जर्व करा अंडर ए माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्शियन बॉक्स और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइसिस। उन्होंने कॉर्क स्लाइस में अलग अलग पार्टीशन बॉक्सेस देखे। उन्होंने इन बॉक्सेस को क्या कहा, हनी कॉम। जैसे हनी कॉम जैसे मधुमक्खियों का छत्ता रहता है ना, जो उसकी शेप जैसे रहती है। इन्होंने कहा कि जो सेल है वो भी इसी शेप के होते हैं। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो एक बॉक्स है उसको सेल का नाम दिया। आइए दिखाती हूँ मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक जी ने ऑब्जर्व करी थी। ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें भी आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हेक्सागोनल शेप। ये देखो एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे भी। ये क्या सारे, ये उन्होंने बार को ऑब्जर्व करा था। ये किसके जैसी उन्होंने कहा था, जैसे ये हनी बी का जो हनी रहता है, हनी कॉम्ब रहती है, वैसे इसकी शेप है। ये हेक्सागोनल शेप बन रही है ना बेटा यहाँ पे, ये हेक्सागोनल शेप है। और इसकी भी शेप उन्होंने कहा कि जो कोर की स्लाइस में उन्होंने शेप ऑब्जर्व करी, उन्होंने कहा ये हनी कॉम्ब के जैसी है।
दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनीकॉम। हनीकॉम के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी ना। उन्होंने क्या कहा कि जो एक बॉक्स है हेक्सागोनल का, जो एक बॉक्स है वो क्या है, एक सेल है। वहाँ पे तो मल्टीपल ऑफ सेल से है ना। उसके बाद लीनहोक जी ने 1674 में कहा विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तब माइक्रोस्कोप थोड़ी इम्प्रूव हो गई थी, रॉबर्ट हुक के जी के टाइम में इतनी इम्प्रूव नहीं थी माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व करा, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल। बेटा ये जो कॉर्क थी, उन्होंने तो, ये तो डेड सेल था, जो बार्क ऑफ द ट्री उन्होंने लिया वो डेड सेल उन्होंने डिस्कवर करा। बट लीनहोक जी ने कहा कि जो फ्री लिविंग सेल है इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व करा इन द अंडर द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया। लीनहोक जी ने 1674 में लिविंग सेल के बारे में बताया। उसके बाद आगे रॉबर्ट ब्राउन जी 1831 में उन्होंने डिस्कवर करा कि सेल में न्यूक्लियस होता है। इन्होंने तो सेल के बारे में बता दिया कि सेल होता है, बट सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। ये किसने कहा? रॉबर्ट ब्राउन जी ने। उसके बाद पुरकेंजी इन 1939 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उन्होंने बताया कि सेल में न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन जी ने, बट पुरकेंजी जी कहने लगे कि इसमें प्रोटोप्लाज्म भी रहता है, सारे न्यूक्लियस में फ्लूइड रहता है प्रोटोप्लाज्म का। द सेल थ्योरी डेट ऑल द प्लांट्स, इस सेल थ्योरी में बेटा क्या कहा गया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बनते हैं? सेल से। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी लिविंग थिंग है, वो किससे बनी है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट थे बेटा, शेल्डिन 1838 एंड शेजवान इन 1939। दो बायोलॉजिस्ट ने ये रिप्रेजेंट करा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी आ गई फर्दर एक्सटेंडेड बाय वर्चाउ इन 1855 बाय सजेस्टिंग डेट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जो सेल रहते हैं ये कैसे बनते हैं? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जैसे कोई एक सेल है वो आगे मल्टीपल होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके वो मल्टीपल होते जाएंगे। बट वो एराइज कहाँ से होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले से सेल होते हैं उन्हीं से वो एराइज होते हैं। ठीक है। उसके बाद विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1940 में बेटा जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप जो थी उसके नीचे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1940 में इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तभी उन्होंने कहा इट वाज पॉसिबल कि जब वो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन देख सकते थे तब ये पॉसिबल था कि वो सेल की स्ट्रक्चर को भी देख सके। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? जब सेल की स्ट्रक्चर को देखा उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, कि सेल में और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और इसकी ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलिस कौन सी? जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि सेल में कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं और उसकी ऑर्गेनेलिस हैं। जैसे आगे देखते हैं, ये देखो बेटा ये सेल की डायग्राम है। इसमें देखो क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये क्या है? ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं बेटा। इनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। ठीक है। ये कब डिस्कवर हुआ? 1940 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो छोटी छोटी ब्रिक्स को लेके उसकी पहले एक दीवार बनाई जाती है, फिर दूसरी, ऐसे बिल्डिंग पूरी बना दी जाती है ना। ऐसे क्या जो ब्रिक्स रहती हैं अलग अलग डिज़ाइंस की भी रहती हैं, शेप्स की भी रहती हैं और साइज़ की भी रहती हैं। ब्रिक्स कोई कई बार एक शेप की नहीं ना रहती, जैसे डिज़ाइन वाली बनाते हैं तो उनकी अलग डिज़ाइन भी रहती है और अलग शेप भी रहती है। यहाँ पे देखो ब्रिक्स की क्या बनी है? वॉल। और ये क्या? सेल वॉल है जी। अनियन पील में बेटा ये सेल वॉल जो है ऑब्जर्व करी गई थी। अनियन पील लिया गया। अनियन पील में छिलका, जो प्याज को आप छीलते हो उसके अंदर ना एक पतली सी लेयर ली गई अनियन की और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया तो उसमें ये ऐसे सेल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये कैसे दिख रहे हैं बेटा? जैसे ये वॉल ऑफ ब्रिक है वैसे ही इसमें सेल दिख रहे हैं ना। ये देखो
ऐसे ही एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, है ना। Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cell. लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग तो रहते हैं, बट सारे सेल से बने रहते हैं। अलग कैसे रहते हैं? जैसे प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग अलग हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, सारे लिविंग हैं, बट सारे क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, बट बने किससे हैं? सेल से। कोई सिंगल सेल से बना है और कोई ग्रुप ऑफ सेल से, मल्टी सेल से, है ना, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। बेटा जो हैन क्या वैसे कहते हैं सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बट क्या होता है कई सेल माइक्रोस्कोपिक नहीं रहते। जैसे ये एग, हैन का जो एग रहता है वो भी एक सिंगल सेल है, ठीक है, वो क्या है, एक सिंगल सेल है। और सिंगल सेल को हम देख सकते हैं ना, एग को तो हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा रहता है कि हम उसको अनएडेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। एग कोई भी हो बेटा सिंगल सेल होता है, ठीक है, और एग को हम देख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया बेटा दो कैटेगरी में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं, इनका कोई भी काम है बेटा सिंगल सेल है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वो क्या होती है, इस सिंगल सेल में ही होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना, एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। इनका ना अलग अलग ऑर्गन सिस्टम रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है ना बेटा, इनके कोई भी काम है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल अमीबा ने खाना खाना है, सीटोपोडिया के अंदर लिया, ऐसे बॉडी में अंदर गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर इसके ऐसे ही सीटोपोडिया से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलर है उनमें क्या है, प्रॉपर खाना खाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं बीक से खाना खाते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स माउथ से खाते हैं, उनका एक प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन होती है उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसीलिए इनको इनके सेल के अकॉर्डिंग नाम दिया गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म डेट ओनली हैव अ सिंगल सेल। अमीबा सिंगल सेल का होता है, बैक्टीरिया कोई भी है सिंगल सेल्स का है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल का है बेटा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स, है ना, बहुत सारे लिविंग बींग्स है जो मल्टी सेलुलर है और कई यूनिसेलुलर है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, साइज एंड शेप। देयर आर द मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज। कई मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेप और साइज में अलग है बेटा। अभी जैसे हमने देखा अमीबा की शेप क्या थी, अलग थी ना अमीबा की शेप, और पैरामीशियम की क्या थी, अलग थी, है ना, और क्लोमेडोमोनास की उसकी भी अलग थी। सभी की शेप अलग थी ना, सभी क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सभी की शेप और साइज अलग है। और इन सेल से जो ऑर्गन बनते हैं वो भी वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा अलग शेप का है, अलग साइज का है, और नंबर ऑफ सेल्स भी हर एक सिस्टम में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, इनमें अलग अलग बेटा सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग फंक्शन रहता है, उनके नंबर भी अलग रहते हैं और शेप भी अलग रहती है और साइज भी अलग रहता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। जो ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, विच वेरी इन शेप एंड साइज, जो शेप और साइज में अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। अलग ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं बेटा उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल्स, एक सेल से ज़्यादा सेल से बने उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। बेटा कितने भी सेल बन जाएं लेकिन उसकी लाइफ शुरू किससे होती है, एक सिंगल सेल से। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी लाइफ कब एग्जिस्ट हुई थी, जब वो सिंगल सेल का था, ठीक है।
जब जाइगोट बना, उस फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, देन वो सिंगल सेल था, उसके बाद क्या हुआ, वो मल्टी सेलुलर हो गया। ठीक है, विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई, फर्टिलाइज्ड एग क्या मल्टीप्लाई हुआ, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए और डेवलपमेंट हुई। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अमीबा क्या है, उसकी जैसी बॉडी शेप है, उसने खाना भी खाना है ना, एक्सक्रीशन भी होनी है, डाइजेशन भी होनी है, सारे प्रोसेस बेटा सिंगल सेल में ही होते हैं। कैप्चर करता है फूड को, डाइजेस्ट करता है, यहाँ से ऐसे फूड को कैप्चर करा, डाइजेस्ट करा, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बेटा सिंगल सेल ही करता है। ठीक है, सिंगल सेल खुद ही एक सिंगल सेल ही सारे काम करता है। सीडोपोडिया से फूड अंदर लिया, डाइजेशन हुई, इंजेशन हुई, बाद में क्या इजेशन होगी, वेस्ट जो था वो एक्सक्रीट हो गया। सिंगल सेल अमीबा के अलावा और कौन कौन से सिंगल सेल्स है बेटा, पैरामीशियम, क्लोमेडोमोनास, और कई एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मैरीन रीजन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, जो कई सेलों से बने होते हैं। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में ये फंक्शन करने के लिए क्या है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेल से क्या बनता है, एक सिंगल सेल मल्टीप्लाई होता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मल्टीप्लाई होता है तो बेटा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, शेप ऑफ सेल, बेटा अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप होती है। जैसे अमीबा की शेप ऐसे है ना, इसकी इरेगुलर शेप रहती है। अमीबा के अलावा जो हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं ह्यूमन ब्लड में, उनकी भी, वो भी बेटा सिंगल सेल्स होते हैं, वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अमीबा जैसे शेप चेंज कर सकता है ना, वैसे ही वाइट ब्लड सेल भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल भी जैसे सिंगल सेल से बनते हैं। शेप और साइज सेल की अलग अलग रहती है। उन्होंने क्यों अलग रहती है, उनके फंक्शंस कैसे हैं, उन्होंने कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, उस हिसाब से उनकी शेप और साइज रहते हैं। जैसे ब्लड सेल्स है, मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, फैट सेल, स्पर्म सेल। आइए देखते हैं इनकी शेप कैसी है। ये देखो बेटा, जो ब्लड सेल है राउंड इन शेप है ना। ये जो मसल सेल है बेटा, ये स्पिंडल शेप है, बीच में से मोटे हैं, साइडों से पतले हैं, ऐसे करके स्पिंडल शेप है, इस सेंटर में न्यूक्लियस है। और व्यूम सेल भी सर्कुलर राउंड है। और ये नर्व सेल देखो, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है ना, सभी से अलग है ना नर्व सेल की। क्यों, क्योंकि बेटा इसने नर्वस सिस्टम का क्या काम रहता है, सिग्नल पहुंचाना रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। बोन सेल देखो, बोन सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, स्पर्म सेल की कैसी है, सभी देखो, सभी सेल की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग शेप के हैं, एक दूसरे के अलग साइज के हैं, है ना। कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है बेटा एक मेम्ब्रेन में क्लोज होता है, ऐसे तो नहीं पड़ा हुआ है ना, उसकी तभी तो उसकी शेप है, एक मेम्ब्रेन में क्लोज है तभी वो क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, चाहे वो प्लांट का सेल है चाहे वो एनिमल का सेल है। और ये शेप, इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है क्या करती है, इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। रिजिडिटी मतलब कि उसकी एक शेप बना के रखती है कि कौन सी शेप में कैसी शेप दी गई है, उसने उसी शेप में रहना है। ये क्या काम करती है, मेम्ब्रेन काम करती है। साइज ऑफ सेल बेटा डिफरेंट रहते हैं। साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल, एक इतना स्मॉल हो सकता है मिलियंथ ऑफ द मीटर, मतलब कई माइक्रोमीटर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ब्रीक भी हो सकता है ये सेल, और मे बी लार्ज भी हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर, जैसे कि एग है ना, एग को हम देख सकते हैं, बट जैसे ब्लड सेल है बेटा, ये क्या है, बहुत ही ब्रीक है, माइक्रोमीटर है, इसको तो नहीं है हम देख सकते। स्मॉलेस्ट सेल का साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में जो सेल रहते हैं, और बैक्टीरिया तो हमको दिखता भी नहीं है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल है, तो वो कितना है, माइक्रोमीटर में है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है बेटा, ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, जैसे हमने अभी हैन के एग की बात करी, वो हमें दिखता है सिंगल सेल है, बट सबसे जो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग है ना, वो एक सेल, सिंगल सेल गिना जा रहा है, तो वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है बेटा, याद कर लेना सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, एक मिनट,
स्मॉलेस्ट सेल और इसका साइज कितना है, स्मॉलेस्ट सेल किसका है और लार्जेस्ट सेल किसका है और उसका साइज को, ठीक है। ऑल लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, सभी लिविंग सेल्स में बेटा कैपेसिटी होती है कि वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और ह्यूमन बॉडी में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट ऑर्गन है, इसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। और किडनी का क्या काम है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। अलग अलग ऑर्गन के बेटा अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक ऑर्गन परफॉर्म टू स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। सेल्स आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल्स कई कंपोनेंट से बने होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेलिज के बोलते हैं। सेल इज कैपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। बेटा सेल जो होता है वो क्या होता है, लिव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लिव ही होएगा, है ना। परफॉर्म ऑल देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। ये जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं ये क्या काम करती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं उनमें हेल्प करती हैं। ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनेली, सारे सेल्स में बेटा सेम ऑर्गेनेलिज होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शंस। उनका काम सेम रहता है चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो। डेट इज रिलेटेड टू बी बोन सेल, चाहे बोन सेल है, चाहे नर्व सेल है, चाहे और कोई सेल है, सभी में काम क्या है ऑर्गेनेलिज का सेम रहता है। जो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, बेटा काम सेल का सेम ही रहेगा। सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, सेल की शेप डिफरेंट हो सकती है, बट फंक्शन के जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर वो सेम फंक्शन करती हैं। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा। सबसे पहले क्या, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस में होती है बेटा, ये प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होती है। बाकी सारे जो हैं ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट सेम रहते हैं। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज। बेटा सेल ऑर्गेनेलिज में क्या क्या आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लेजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडा एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी जो होते हैं बेटा एनिमल सेल में कम होते हैं और प्लांट सेल में लार्ज इन साइज होते हैं। प्लास्टिड भी प्लांट सेल में होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है बेटा। इसमें देखो आप, सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले सेल वॉल है ना। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये देखो गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवल्व, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये सारी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल में। इन द एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है, बट इन द प्लांट सेल सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल। इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी कंटेंट रहते हैं सेल को उससे अलग करता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लांट सेल में भी रहती है, प्लांट सेल में मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। ऐसे उसको शेप भी देती है ना सेल को। इट अलाउज द मटेरियल फ्रॉम साउंडिंग टू एंटर। ये क्या करती है बेटा, ये ही अलाउ करती है कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा। एंटर एंड एग्जिट किस पे डिपेंड है बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे। इट आल्सो अलाउज द मटेरियल फ्रॉम सेल टू एग्जिट आउटसाइड। इसके अलावा ये एग्जिट कि सेल से क्या चीज़ बाहर आएगी उसको भी अलाउ करता है। ये अंदर जाने को ही अलाउ नहीं करती, सेल के अंदर कौन सी चीज़ बाहर जाएगी वो भी अलाउ करती है, अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। ये कंट्रोल करके रखती है एंट्री और एग्जिट को, कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, कब अंदर आएगा कब बाहर जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है ना। अपनी जो चीज़ अंदर चाहिए उसी को सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी, जो चीज़ बाहर जानी चाहिए उसको सिलेक्ट करके बाहर भेजेगी। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज रहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन आल्सो मूव इन और आउट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन ए सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन में कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे कहीं पे हायर कंसंट्रेशन है,
किसी सेल के अंदर कंसंट्रेशन किसी चीज़ की ज़्यादा है। डिफ्यूज़न का मतलब, डिफ्यूज़न जो होती है बेटा लिक्विड में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है, ठीक है, वाटर में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। इसमें क्या होया कि हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर कुछ ज़्यादा अमाउंट में है, सेल के बाहर वो कम अमाउंट में है, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, वो क्या करेगी तभी एग्जिट करेगी, तभी बाहर करेगी जब वो हायर कंसंट्रेशन है, बाहर कम है। अगर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो उसको अंदर आने दे देगी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कहीं पे हायर कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन है तो हायर लेवल से लो लेवल तक जाने में कौन हेल्प करती है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिशन देती है कि हायर कंसंट्रेशन टू, अगर अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर चली जाएगी, अगर बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाएगी, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट आल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ इसमें लिक्विड ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का ही जो रहता है इन और आउट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। इसमें भी वही प्रोसेस है बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको अंदर आने देगा, अगर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो बाहर जाने देगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या बेटा सेल की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है देखो, ऐसे करके क्या है ये प्रोटीन, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे लिपिड्स की लेयर है, इसको ये जो अंदरली साइड के जो टेल्स बनी हुई हैं ये बेटा लिपिड है, लिपिड बाई लेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि निचली साइड पे भी ऐसे करके इसके ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है और ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे 2 लेयर्स हैं, इसलिए इसको लिपिड्स बाई लेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिपिड बाई लेयर दिखा रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन का बेटा छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसको दिखाया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से पार्ट रहते हैं और क्या काम रहता है। लिपिड बाइलेयर, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये क्या करते हैं बेटा आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को अंदर परमिशन नहीं देते। सिलेक्टिवली परमिएबल बोला ना, सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट करके अंदर की तरफ भेजते हैं, ये इतने टाइटली बाइंडिंग होती है इनमें, और इनमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होती है बेटा, इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ये ओनली प्लांट सेल्स में होती है। ये देखो पहले सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हिस्सा है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल है। इट इज़ रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये रिजिड कवरिंग मतलब कि हार्ड कवरिंग रहती है, क्योंकि ये सेलुलोज से बनी रहती है। सेलुलोज क्या करता है, एक रिजिड कवरिंग देता है, विच इज़ अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, उसको शेप देते हैं। सेलुलोज की बनी होती है इसलिए हार्ड रहती है। जैसे हमारी स्किन देखो सॉफ्ट रहती है, लेकिन आप प्लांट को पकड़ के देखोगे वो सॉफ्ट नहीं रहते, उनकी जो स्टेम्स रहती हैं हार्ड रहती हैं, उनका जो शूट सिस्टम होता है वो हार्ड होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, ठीक है। कंटेंट ऑफ द हार्ड सेल, a cell wall contract during loss of water plant cell by the process of osmosis। बेटा इसमें osmosis में क्या आपने सुना होगा कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक में बेटा अगर किसी जार में कोई चीज़ मानो सेल पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पानी की अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर जो है पानी की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, हाइयर है, और सेल में लो है, तो ये क्या होगा, हाइयर से लो अंदर चला जाएगा पानी, ठीक है, तो ये सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। और अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी की मात्रा हो, हाइयर कंसंट्रेशन हो, और सेल के बाहर कम हो, लोअर कंसंट्रेशन हो, तो पानी बाहर की तरफ चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा साइज से। इसमें भी यही हो रहा है, सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग द लॉस ऑफ वाटर। जब सेल के अंदर का पानी जब बाहर की तरफ चला जाता है तो वो क्या होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्लांट सेल का बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ही होता है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर जो है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा,
डिफ्यूज़ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर पानी था वो कम हो गया, तो सेल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हमारे सेल के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर से सेल जो पानी है अंदर सेल की तरफ अब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो क्या होगा बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल कैन विदस्टैंड ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडिया ड्यू टू द एक्सर्शन ऑफ इक्वल प्रेशर। अगर बेटा ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो स्वेल अप हो जाएगा। सेल क्या, अगर सेल के अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो सेल स्वेल अप हो जाएगा, लेकिन वो एक हद तक स्वेल अप कर सकता है ना। अगर ज़्यादा स्वेल अप हो कोई भी चीज़ है, जैसे बैलून में अगर ज़्यादा हवा भर दी जाए वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल जो रहता है एक शेप तो देता ही है सेल को, बट ये क्या है, एक अंदर से भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है कि वो जो सेल है बस्ट ना हो सके, ठीक है। इट स्वेल्स अप बाय द टेकिंग अ वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस इन द हाइपोटोनिक मीडिया। हाइपोटोनिक मतलब कि जब सेल के द्वारा अंदर पानी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो सेल स्वेल अप हो जाता है। तो उसको इक्वली अंदर की तरफ भी, ये नहीं कि पानी भरे जा रहा है, सेल फूले जा रहा और एट द एंड क्या होगा, सेल वॉल टूट जाएगी। लेकिन सेल वॉल ऐसा काम नहीं करती। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन देती है, वो अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है ताकि सेल एक हद तक फूल सके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म, बेटा साइटोप्लाज्म क्या है, ये देखो यहाँ पे सेल में क्या, ये जो है येलो पार्ट दिखा रखा है सेल में, ये सारा क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सारे सेल में जो पड़ा हुआ है, ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं कहाँ इम्बेडेड है बेटा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये क्या है, एक थिक सॉल्यूशन है कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्टी, प्रोटीन दैट फिल द सेल, जो सेल को भर के रखता है। सेल में क्या क्या भरा हुआ है, वाटर है, सॉल्ट है, प्रोटीन है, ये सारा सेल के अंदर है। किस सोल्यूशन में है बेटा, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म है क्या, एक फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ना, ये देखो पहले सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म येलो पार्ट है जो। इट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है सेल का वो भी किससे सराउंडेड है, साइटोप्लाज्म से। यहाँ पे कहाँ है न्यूक्लियस, ये रहा, किससे सराउंडेड है बेटा, साइटोप्लाज्म से। It also contain many specialized cell organelles. Each of these organelles performs specific function for the cell. जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी, जो बाकी की सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है ना, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, ये सारी कहाँ पे हैं, साइटोप्लाज्म में ही इम्बेडेड है ना। इम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बेटा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। अभी जैसे हमने देखा न्यूक्लियस क्या है, एक बाउंडेड स्ट्रक्चर है एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के अंदर, बेटा न्यूक्लियस ऐसे पड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियर इन्वल्प है, न्यूक्लियोलस है, ये सारा क्या है, किसमें है, न्यूक्लियस में है। इट कंट्रोल द सेल ग्रोथ। बेटा जो भी सेल के अंदर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो किसके थ्रू होती है, थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस ही है जो ये सारे काम को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इट कंटेन सेल हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, इसलिए न्यूक्लियस सारा काम को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय ड्यूल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा ये डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। यहाँ पे आप देखो ये डबल लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये डबल है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन पोर्स ड्यू टू विच मटेरियल कैन ट्रेवल बोथ इनसाइड द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बेटा क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल जिसको न्यूक्लियस अलाउ करे वो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। ये देखो एक मिनट इसको लार्ज करके दिखा रही हूँ, ये बेटा ये देखो न्यूक्लियस,
ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखो न्यूक्लियस है, साइड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रोमैटिन्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये बेटा, ये जो स्पेस है बीच में, ये क्या न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, डबल है ना। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और बीच में देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्या है, हमें तभी दिख सकती है जब सेल रेस्टिंग स्टेज में हो, मतलब कि कोई काम ना कर रहा हो, रेस्ट स्टेज पे पड़ा होगा, तभी हम इन क्रोमेटिन्स को देख सकते हैं। क्रोमेटिन में क्या रहता है बेटा, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन जो रहते हैं क्रोमेटिन्स में रहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन सम रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। बेटा रोड शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसे रोड शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, ऐसे रोड शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है सेल में, डेट कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। जो क्रोमेटिन रहती हैं बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो क्रोमोसोम रहते हैं ये रोड शेप्ड रहते हैं। ये क्या करते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंस टुगेदर। जब क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक है, कंडेंस मतलब जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपस में जुड़ जाते हैं। व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। क्रोमोसोम में बेटा डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं। इनमें क्या रहता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन रहती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एज डीएनए। जिससे क्या होता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो पेरेंट्स के गुण रहते हैं जो बच्चों में जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं बेटा, डीएनए के थ्रू। डीएनए किस में रहता है, क्रोमोसोम में रहता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल को बनने में, सेल को ऑर्गेनाइज होने में कौन हेल्प करता है बेटा, डीएनए में जो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कहाँ रहती है, डीएनए में। जीन आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और बेटा डीएनए में क्या रहता है, जीन्स रहते हैं जो कि फंक्शनल सेगमेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड इटसेल्फ टू गिव राइज टू ए न्यू सेल। जो न्यूक्लियस रहता है बेटा सेल का, किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होगा, जब वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, ठीक है, ये सेल का मानो न्यूक्लियस है, जब ये डिवाइड होगा देन इट गिव राइज टू न्यू सेल, तो इससे एक नया सेल बन जाएगा। जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम डिसाइड द हेरिडिटी कैरेक्टर। और जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम में, उससे क्या होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स के गुण हम में आए, हमारे गुण बच्चों में गए, किसके थ्रू जाते हैं बेटा, जीन्स के थ्रू। जीन्स किस में प्रेजेंट है, डीएनए में। डीएनए किस में है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ से बना बेटा, क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन कहाँ है, न्यूक्लियस में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बेटा, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ से हम सेल ऑर्गेनेल, यहाँ से सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट हो गई हैं, सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली में फर्स्ट सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है बेटा, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन शीट्स एंड ट्यूब्स इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेनस शीट का और ट्यूब्स का। आइए देखते हैं, ये देखो ये क्या बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इसमें भी देख लेते हैं हम न्यूक्लियस की भी डायग्राम में। ये देखो, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, है ना। ये क्या बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। और इसमें ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, डॉट्स दिखाई दे रही है। ये क्या बेटा, आरएनए है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है टू टाइप्स है, रफ एंड स्मूथ। जो रफ रहता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम प्रोटीन है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दे आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड कैरीज मटीरियल थ्रू आउट द सेल। इसमें क्या रहता है बेटा, फ्लूइड भरा रहता है और ये क्या करता है, सेल में जो भी मटीरियल रहता है वो इसमें कैरी, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये इसी में रहता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। इसी के थ्रू सारे सेल में डिवाइड होता है। जो भी मटेरियल सेल को चाहिए, कुछ भी, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन, फैट, कुछ भी, वो सारा किस में हो रहा है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सारा फ्लूइड है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, ठीक है।
इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से कौन से रीजन में जाता है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेटा ये देखो, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है, बीच में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या आ गया बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जो भी फंक्शन करेगा फिर कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा किस किस में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। जो भी साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में जो लेन देन का काम है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये करता है। न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ जानी है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ जानी है, सब इसी पे डिपेंड करता है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ रहती हैं जो उसके लिए स्पेस भी प्रोवाइड करता है। ये बेटा दो तरह के है, RER SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जैसे कि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, रफ पे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे भी दिख रही होगी, ये देखो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्मूथ है, इस पे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। काम क्या है इसका बेटा, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपेयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे ये हमें रफ सा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन। राइबोसोम क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द सेल बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल में। अभी जैसे हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। SER अपेयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। और ये इसमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम है, इसीलिए ये क्या है, स्मूथ है। ये क्या काम करती है बेटा, फैट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल। जैसे प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसे ही प्रोटीन और फैट और लिपिड्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है सेल में। डिटॉक्सिफाई द पॉइजनस प्रेजेंट इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो लिवर सेल होते हैं, जो अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करती है, जो अंदर हमारे लिए खतरनाक रहते हैं उनमें उनको ये ख़त्म करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस क्या है बेटा, द स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेनस वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। ये देखो, ये फ्लैटन सैक्स हैं, इनको क्या, ये फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, ऐसे करके फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है इनको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रिन बोलते हैं। और जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। इट बेसिकली स्टोर, पैक्स एंड मॉडिफाई द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। बेटा ये इनका काम क्या है गोल्जी अपरेटस का, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होती है, जो भी इस पे फंक्शन होता है, उसको क्या करते हैं, जो भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ना। तो ये गोल्जी अपरेटस सिंथेसाइज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो गया, उन्होंने प्रोटीन क्या करा, गोल्जी अपरेटस में आ गए। वहाँ पर क्या हुआ, स्टोर, पैक्स एंड मॉडिफाई, जो भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी वो कहाँ हो रही है, गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। और लास्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। कहाँ जा रहा है प्रोडक्ट बन के बेटा, वेसिकल्स में जा रहा है। ये देखो, यहाँ से प्रोटीन एंटर हुए, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यहाँ से कमिंग, कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज है उसका फंक्शन करना, उसको मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होगी और लास्ट में किस में आ गए, वेसिकल्स में, ठीक है। इट टेम्परेरी स्टोर प्रोटीन डेट मूव्स आउट ऑफ द सेल। ये क्या, टेम्परेरी स्टोर ऑफ प्रोटीन, टेम्परेरी स्टोर करता है, बाद में कहाँ भेज देता है, सेल में, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, थ्रू द वेसिकल्स ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटर में बेटा जो वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या काम करते हैं, मूव कर कि सेल को कहाँ पे प्रोटीन चाहिए, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो
गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है, सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जहाँ सेल के किस हिस्से को किस चीज़ की ज़रूरत है वो गोल्जी एपरेटस का काम है। ठीक है, ये क्या करता है, पैक और ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि पैक करा और ट्रांसपोर्ट कर दिया मटेरियल को, कि सेल पे कौन से मटेरियल की कहाँ पे ज़रूरत है उसको वहीं पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू डिफरेंट टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इनसाइड मतलब सेल के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, आउटसाइड मतलब सेल के बाहर किस चीज़ को भेजना है, वो सारा काम कौन देखता है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, बेटा लाइसोसोम क्या होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इन द सेल सराउंडिंग बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड लाइसोसोम। सेल में बेटा स्ट्रक्चर ऐसे राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे वेसिकल है वैसे ही लाइसोसोम भी रहते हैं। दे कीप द सेल, वो क्या काम करते हैं, क्लीन अप बाय डाइजेस्टिंग एंड ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल लाइक बैक्टीरिया। अगर सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करने की कोशिश करता है तो ये क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, फूड एंटरिंग द सेल और वो आउट सेल ऑर्गेनेली इनटू स्मॉल पीसेस, और जो फूड अंदर एंटर होता है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेस्ट, इनमें बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण कि सेल में कुछ फॉरेन मटेरियल आ जाएगा, जो कुछ बैक्टीरिया आएगा तो ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर सेल को वो ज़्यादा हार्म करता है तो इनमें इतनी पावर भी रहती है कि ये उस सेल को ख़त्म कर सके और फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर एंटर ना होने दें। दीज ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल सैक। ठीक है, ये जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ जाता है तो ये अपने आप को भी ख़त्म करके सेल की फंक्शनिंग को ठीक रखते हैं। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइसोसोम आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। बेटा कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जो लाइसोसोम होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं होते। उनका फंक्शन क्या होता है, उनका जो लाइसोसोम का फंक्शन है वो उनकी जगह पे वैक्यूल करता है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो राउंड ट्यूब लाइक ऐसे करके स्ट्रक्चर बनी रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे करके, है ना, देखो ध्यान से, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना। ऑर्गेनेली डैट प्रोवाइड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या काम करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ फॉर द सस्टेन ऑफ लाइफ। लाइफ के सस्टेन के लिए जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ चाहिए सेल के अंदर, जो बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो बेटा ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स के सेल्स में जाता है, सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, और सेल के अंदर ये फूड जो है स्टोर का किस में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, फूड को जो उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो उसको रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर सारी एनर्जी रहती है इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, जैसे अभी हमने देखा 2 मेम्ब्रेन है इसकी, ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो अंदर की तरफ है ये इनर मेम्ब्रेन है। हर एक की ऐसे करके 2 मेम्ब्रेन्स होती है ना, आउटर और इनर। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन हैज़ डीप फोल्ड। आउटर मेम्ब्रेन ऐसे ही रहती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो रहती है, इनर उसमें काफ़ी फोल्ड्स रहते हैं, जो क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया देती है। किस लिए, टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। कि जब एटीपी जनरेट करना है, जो फूड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो रखा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जब उसने एनर्जी रिलीज करनी है, एनर्जी जनरेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए ये जो फोल्ड रहते हैं क्या करते हैं, लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस क्रिस्टी। ये देखो ये क्रिस्टी है ना, ये वेरियस ऐसे ऐसे करके ऐसे काफ़ी कई फोल्ड दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस और स्पेस इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। बेटा जो ग्राउंड सब्सटेंस है और जो स्पेस इनक्लोज्ड है, ऐसे करके स्पेस अंदर की तरफ जो इनक्लोज्ड है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये जो अंदर की तरफ स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा अपने डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA and ribosome and are hence capable to produce some of their
रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑल ऑफ देमसेल्फ। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा इसका अपने डीएनए और राइबोसोम होता है, राइबोसोम में प्रोटीन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में इतना कैपेबल है कि ये प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। दे कैपेबल टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर रिक्वायर्ड प्रोटीन, रिक्वायर्ड मतलब जो अगर इसको ज़रूरत है तो प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सके अपने आप। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। बेटा प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये मोस्टली प्लांट सेल्स में होते हैं। रेफर्स टू द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द प्लांट सेल। ये देखो प्लास्टिड, ठीक है, ये प्लास्टिड की पिक्चर है जो सेल में पाया जाता है। ये कौन से सेल में होता है बेटा, प्लांट सेल में। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्लांट मेक एंड स्टोर फूड इन प्लास्टिड। प्लांट बेटा जो भी फूड बनाते हैं उसको जो स्टोर कहाँ पे करते हैं बेटा, प्लास्टिड्स में करते हैं। ठीक है, जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिड्स में। इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड्स भी बेटा 2 टाइप्स पे क्लासीफाई किए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरो से हमें क्या पता चलता है, क्लोरो वर्ड में मतलब कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट है ना। क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्यों जरूरी है, टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है तो क्लोरोफिल जरूरी रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। जरूरी नहीं बेटा क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन पिगमेंट रहता है, ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी रहता है। लिकोप्लास्ट का बेटा क्या काम है, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। प्लास्टिड्स हैव मैनी मेम्ब्रेनस लेयर एम्बेडेड इन द सरफेस कॉल्ड स्ट्रोमा। ये देखो सेल में, सेल की इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसमें मैनी फोल्ड्स है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कई फोल्ड्स भी हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसमें इसका अपना राइबोसोम है, ठीक है, जिससे ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैनी मेम्ब्रेनस लेयर, मैनी मेम्ब्रेनस लेयर है इसमें एम्बेडेड इन द सरफेस ऑफ स्टोमा। ये सारा क्या है, स्टोमा है। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल बेटा किसमें होता है, ये देखो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में देखो बेटा वैक्यूल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन एनिमल सेल में ना छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत, वैसे तो किसी किसी एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में होता है तभी तो इसकी शेप होती है ना, मेम्ब्रेन ही तो शेप देता है। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, एनिमल सेल हैव स्मॉल साइज्ड वैक्यूल। एनिमल सेल में स्मॉल साइज्ड वैक्यूल रहते हैं, वेयरएज प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना पिक्चर में, प्लांट सेल का वैक्यूल कितना बड़ा था। ये क्या करता है, टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी देता है प्लांट को। प्लांट सेल को रिजिडिटी मतलब उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो भी उसके अंदर चीज़ रहती है उनको टर्बिडिटी और रिजिडिटी टर्बिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट एज स्टोरेज सैक, टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है, टर्बिडिटी बेटा ये इसमें फ्लूइड भरा रहता है ना, उसके लिए ये क्लाउडलीनेस मतलब कि क्लाउडीनेस सा रहता है। ठीक है, इट एक्ट एज स्टोरेज सैक, सेल का ये स्टोरेज सैक है। इसमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है, वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसी वैक्यूल में ये फूड भी स्टोर करके रखता है, शुगर, मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट भी वैक्यूल में ही स्टोर होते हैं। ये देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेटा डिफरेंस देख लेते हैं हम। प्लांट सेल में क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, ये स्मॉल इन साइज होते हैं, और जो प्लांट सेल है ये एनिमल सेल से लार्ज होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था है ना, कि सेल वॉल जो रहती है एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। कहाँ से, सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को। वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, वैक्यूल क्या लार्ज साइज के होते हैं प्लांट सेल में। नो अदर एनिमल सेल पोजेसेस प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं बेटा किसी भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिड में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, जिसका काम क्या है, क्लोरोफिल है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स में, जो कि एनिमल सेल की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसलिए इसमें एब्सेंट रहता है। सिर्फ जो बुलिना में रहता है, प्रोटोजोआ में, बाकी प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है बेटा, ये पहले जो सेल की डिस्कवरी होती, पहले सेल कैसा था। प्रो मतलब पहले, यू मतलब अब ये सेल कैसे दिखती हैं और पहले कैसे थे। आइए इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। साइज, यूकैरियोटिक क्या बेटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है, बट प्रोकैरियोटिक क्या है, ऑल यूनिसेलुलर। इनका साइज क्या है, मच स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट से बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कंटेन मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यूकैरियोट्स में बहुत ऑर्गेनेलीज रहती हैं, बट नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में बेटा कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन नहीं रहती, न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती। माइटोकॉन्ड्रिया, रफी ईयर एंड स्मूथ ईयर, ये क्या है। यूकैरियोटिक सेल में जैसे जो हमने अब सेल के बारे में पढ़ा वो यूकैरियोटिक सेल था बेटा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये देखो, इसकी लेबलिंग तो इतनी क्लियर नहीं है। इसमें सेल भी है, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेड बेटा मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये गोल्जी अपरेटस है, जो भी यहाँ पे है सब एक बाउंडेड मेम्ब्रेन में है, मेम्ब्रेन है इसकी, आउटर कवरिंग है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसे कोई भी कवरिंग नहीं होती। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के अंदर है, बट यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग क्रोमोसोम रहते हैं। प्लाज्मिड, नो प्लाज्मिड, यूकैरियोट्स में कोई प्लाज्मिड नहीं है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए रहते हैं जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। राइबोसोम बेटा, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम, फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, बट smaller than 70s ribosome in prokaryote cell. Cell surface membrane is present, but some bacteria may have mesosome within the cell surface membrane, but these are now widely accepted and non-functional structure. बेटा इनमें cell surface membrane नहीं रहती, कुछ बैक्टीरिया में रहती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट बट मेड द पेप्टिडोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सेल वॉल किससे पहले बनी थी, हमने अभी पढ़ा सेल वॉल किस प्लांट्स में किस चीज़ की बनी रहती है, सेलुलोज। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में पहले इतनी जो प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत पहले के सेल की यहाँ पे बता रखी है, जिसमें कई चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी। कैप्सूल, नो कैप्सूल, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैन आल्सो है प्रोटेक्टिव कैप्सूल, प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, बट यहाँ पे नो कैप्सूल्स है। मोटिलिटी टू मूव, यूकैरियोटिक सेल्स के सीलिया होता है बेटा, फ्लैजिला भी होता है। सीलिया मतलब ऐसे सीलिया भी रहता है और फ्लैजिला भी रहता है। किसमें प्रेजेंट था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया भी है और फ्लैजिला भी है मूवमेंट के लिए, ठीक है। यूकैरियोटिक हैव सीलिया एंड फ्लैजिला टू ड्राइव मूवमेंट। Many prokaryotes are motile and have cilia and flagella to help them swim. Many prokaryotes में बेटा cilia भी है, flagella भी है, और बैक्टीरिया के हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी रहती है। किसके लिए, मोटिलिटी, मतलब मोटिलिटी का मतलब ये रहता है बेटा मूवमेंट करने के लिए। बट यूकैरियोटिक सेल्स में किस में होता है, सिर्फ स्पर्म सेल्स में होता है cilia flagella, ठीक है, टू ड्राइव द मूवमेंट। बट प्रोकैरियोट्स के जो सेल है मोटाइल रहते हैं, उनमें cilia और flagella प्रेजेंट रहता है। आई होप आपको जो भी टॉपिक आज पढ़ाया सेल के बारे में, सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में, आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।